जी हजरात, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। लेक्चर नंबर 4 के आखिर में मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, एक था प्रोफेशनल जजमेंट और एक था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दोनों बातें दोबारा रिपीट करूंगा क्विकली, और फिर मैंने आपको जजमेंट पर रेस्पेक्टेड सवाल लिखवाए थे। फिर हम आगे चलेंगे और आज हम कवर करेंगे जजमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म। अगर हमें याद आ रहा हो जजमेंट में क्या बताया था, रिपीट करो। जजमेंट will be exercised by the auditor during the audit. नहीं, start of the audit, during the audit और at the end of the audit. कभी कभी मैं गलत जुमला जान के बोल दूंगा, देखूंगा आप मुझे पकड़ते नहीं पकड़ते हैं। Judgment will be exercised throughout the audit, start of the audit, during the audit और at the, ये वो जजमेंट है जो आपने दौरान ऑडिट एक्सरसाइज करनी है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो ये रिस्क है कि हम दौरान ऑडिट गलतियों को ओवरलुक कर जाएंगे। ये रिस्क है कि मैनेजमेंट की अनरीजनेबल बातों को हम रीजनेबल ट्रीट कर लेंगे। ये जजमेंट इज बेस्ट एक्सरसाइज बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन। जूनियर के ऊपर समाय सीनियर, उसकी जजमेंट उससे बेहतर। समाय के ऊपर जॉब इंचार्ज की जजमेंट उससे बेहतर, फिर मैनेजर, और फिर आ रहा है अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्टनर, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर वो बंदा है जो अल्टीमेटली रिपोर्ट को साइन ऑफ कर रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको जजमेंट पर लिखवाता हूं, जरा निकाले अपनी बुकलेट, पेज नंबर आएंगे 25 के ऊपर। तो हमारे पास हेडिंग डली हुई है प्रोफेशनल जजमेंट। अब मैं आपको जान के 4-5 लाइनें लिखाऊंगा। बेसिकली अब मैं आपको कराने जा रहा हूं ड्राफ्टिंग। क्या करा रहा हूं मैं? जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, यही आपने एग्जाम में लिखना है। आप अगर चाहें तो आप इसको समझ के अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। लिखो शाबाश। कोशिश करूंगा हर जुमले को मैं 2 बार रिपीट करूंगा हजरात। हेडिंग डिलीवरी, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। स्टार्ट करें। इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस। इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस टू बी एक्सरसाइज्ड It's a mindset or thought process to be exercised by the auditor throughout the audit. It's a mindset or thought process to be exercised by the auditor throughout the audit. और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द एंड ऑफ द ऑडिट। जब भी हम थ्रू आउट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये आगे ब्रैकेट में 3 जुमले लाजमी खुद से लिख लेने। कौन कौन से? स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द एंड ऑफ द ऑडिट। जुमला रिपीट कर रहा हूं मैं। इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ऑडिट। ब्रैकेट में लिखा स्टार्ट, ड्यूरिंग और एंड, ब्रैकेट क्लोज। एंड दिस प्रोफेशनल जजमेंट is essential on matters relating to items that involve estimates and judgment. And this professional judgment is essential on matters relating to items that involve estimates and judgments, full stop. Estimates and judgments, full stop. This judgment is obtained. This judgment is obtained by the past experience. This judgment is obtained by the past experience. This judgment is obtained by the past experience of conducting various audits. This judgment is obtained by past experience of conducting various audits. या कर सकते हैं various external audits. And by the qualification obtained. जो आपने पेपर एग्जाम्स दिए उससे भी आपकी जजमेंट क्या होती है? मजीद बेहतर होकर ग्रूम हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं कुछ जुमले पहले। दिस जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस of conducting various external audits and by qualification obtained
एंड इट इज बेटर एक्सरसाइज्ड, जुमला आखिर फिर रिपीट करूंगा, एंड इट इज बेटर एक्सरसाइज्ड, एंड इट इज बेटर एक्सरसाइज्ड, एंड इट इज बेटर एक्सरसाइज्ड, and it is better exercised by senior engagement team, and it is better exercised by the senior engagement team, and it is better exercised by the senior engagement team. ठीक है जी, अब जरा रिपीट कर लें मैंने क्या लिखवाया आपको, शाबाश, एक बार पढ़ लें जी, जरा जरा क्रॉस चेक कर लें जी, पढ़ें। Professional judgment, meaning and importance. It is a mindset of thought process to be exercised. It's a mindset और ऑफ नहीं और thought process, इसीलिए दोबारा पढ़वाता हूँ ताकि आप ग्रामर ठीक कर लें। It's a mindset और thought process जी। To be exercised by the auditor throughout the audit, start of the audit, during the audit, and end of the audit. ठीक है। And this professional judgment is essential on matters relating to items that involve estimates and judgments. This judgment is obtained by the past experience of conducting various external audits and by qualification obtained, and is better exercised by a senior engagement team. ठीक है जी, अब आप पढ़ें जो बुक में दिया हुआ है, बुकलेट में दिया हुआ है, ये पैराग्राफ मैंने आपको लिखवा दिया, आगे पढ़ें जो लिखा हुआ है जी, पढ़ें बुकलेट से। An external auditor must take informed decisions, but the course of action to be followed. What is informed decision? जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप उस वक्त के तमाम हालात और वाकयात को जहन में रखते हुए लेते हैं, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यार आज मैं सीए करूँ ना करूँ, भाई आज वैल्यू है कि नहीं है, आज मैं सिमा करूँ ना करूँ, आज मैं एमबीए फाइनेंस करूँ ना करूँ, तो आज जब मैं कोई फैसला करूंगा तो आई विल ट्राई टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसका मतलब है जब हम जजमेंट एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो मैं उस वक्त के हालात और वाकयात को जहन में रखते हुए क्या लूंगा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आगे चलो। About the course of action to be followed by him on the basis of relevant training, knowledge and experience. जो आपने ऑडिट फॉर्म में रहते हुए, काम करते हुए, सीखते हुए, पेपर निकालते हुए, ऑडिट पर ऑडिट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है और आपकी जजमेंट क्या हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। आगे चलें। And keeping in view the guidance provided by auditing and accounting standards. कुछ बातें प्रैक्टिकल लाइफ से सीख रहे हैं, कुछ बातें आप पढ़ाई करके एग्जाम पास करके सीख रहे हैं। आगे चलो। Professional judgment must be exercised throughout the audit and must be appropriately documented. ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ें, क्या आ रहा है? Areas/matters where professional judgment is used by external auditor. Areas/matters where professional judgment is used by the external auditor are। अब आपके पास देखिए कितने डब्बे बने हुए, 5। हजरत अब जो मैं आपको ये 5 बातें लिखवाने जा रहा हूं, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले से। ये 5 बातें जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये भी आपको समझ नहीं आएगा, आने वाले लेक्चर में समझ आएगा, लेकिन फिलहाल लिख के लॉक कर लो। लिखो जी, पहला पॉइंट। अच्छा मतलब क्या लिख रहे हो, क्या लिख क्या रहे हो, क्या समझ आ रहा है? ये वो एरियाज हैं, रिपीट करो, ये वो एरियाज हैं, ये वो चीजें हैं जिनमें एक ऑडिटर को जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या यूं रिफ्रेश करो, ये वो चीजें हैं जहां जजमेंट ज्यादा एक्सरसाइज होगी। मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्लास में 5 मिनट लेट आऊं, मैं क्लास से 5 मिनट पहले चला जाऊं, ये एक फैसला है। मैं कितने पेपर दूं, ये एक मुश्किल फैसला है, इसमें जजमेंट चाहिए। मैं यहां से पढ़ूं, मैं वहां से पढ़ूं, ये एक जजमेंट है। मैं किन दोस्तों के साथ पढ़ूं, ये एक जजमेंट है। इसका मतलब है तुम और मैं भी दिन में कई बार जजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जजमेंट ज्यादा हो रही है और कुछ जगहों पर जजमेंट कम हो रही है। लिखें पहला पॉइंट। व्हेन कैलकुलेटिंग मटेरियलिटी, व्हेन कैलकुलेटिंग मटेरियलिटी, when calculating materiality at the start of the audit, when calculating materiality at the start of the audit, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको आवाज आ रही जी बड़ी क्लियर? when calculating materiality at the start of the audit. Number 2, when audit risk is assessed, when audit risk is assessed, thank you, when audit risk is assessed, ब्रैकेट में लिखो आइजा 315, when audit risk is assessed, आइजा 315, when audit risk is assessed, ब्रैकेट में क्या लिखा, आइजा 315। थर्ड,
Audit procedures to be performed. Audit procedures to be performed. Audit procedures to be performed. Audit procedures to be performed as per ISA. Audit procedures to be performed as per ISA. Audit procedures to be performed as per ISA and audit evidence. इसी के साथ चल रहा है, इसी के साथ चल रहा है. क्या जुमला रिपीट करो, ये जुमला रिपीट करो. Audit procedures to be performed as per ISA. And audit evidence to be obtained. And audit evidence to be obtained. And audit evidence to be obtained. कितने पॉइंट हो गए? 3. चौथा लिखो. When evaluating whether अब आप देखें बोर्ड पे देखें SAAE कहो sufficient, appropriate, audit, evidence. इसको मैं प्यार से कहता हूँ सही. कहो सही. Sufficient, appropriate, audit, evidence to be discussed in ISA 500. लिखो जुमला. When evaluating whether सही सब सही. When evaluating whether सही has been obtained. When evaluating whether sahi has been obtained and what further procedures need to be performed and what further procedures need to be performed by the external auditor. हाँ, exactly, E.A. And what further procedures need to be performed by the external auditor. ठीक हो गया? कितने पॉइंट हो गए? 4. 5वां और आखिरी पॉइंट लिखो. इसके अंदर जुमलों के अंदर थोड़े से ऑडिट के जार्गन्स हैं. जब आगे जाके चीजें कवर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. 5th पॉइंट और आखिरी पॉइंट. When drawing conclusions based on evidence obtained. When drawing conclusions based on evidence obtained. When drawing conclusion based on evidence obtained. Example by assessment of. Example by assessment of reasonableness. Example by assessment of reasonableness of estimates. Example assessment of reasonableness of estimates made by management. Reasonableness of estimates made by management. Estimate बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी. उसको evaluate करने की जिम्मेदारी है कि जो मैनेजमेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, क्या वो रीजनेबल हैं या रीजनेबल नहीं है. ठीक है जी. Made by management in preparing the accounts. Made by management in preparing the accounts. Made by management in preparing the accounts. जरा एक बार 5 पॉइंट पढ़ लेगा मेरा भाई. ठीक है. फिर हजरात आप निकालेंगे ये वाला हैंड आउट. ये मैंने पहले लेक्चर में दिया था आपको. पास पेपर याद आ रहा है सबका भाई हैंड आउट. ठीक है जी. जरा आप 5 पॉइंट पढ़ लें. शाबाश. Point number 1, when calculating materiality at the start of the audit. Point number 2, when audit risk is assessed, ISA 315. Point number 3, audit procedures to be performed as per ISA and audit evidence to be obtained. Point number 4, when evaluating whether SAHI has been obtained and what further procedures need to be performed by the external auditor.
Point number 5, when drawing conclusions based on evidence obtained, example by assessment of reasonableness of estimates made by management in preparing the account. ठीक है हजरत, अब आप निकालें जो मैंने लेक्चर नंबर 1 के आपको पास पेपर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो मैंने आपको पास पेपर्स के कंपाइल्ड सवाल दिए थे, अगर आप इसको निकालें और आप इसमें देखें सवाल नंबर मार्च 2013 निकालें तमाम बच्चे, मार्च 13, अभी हमें जजमेंट की वो जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, अभी उनमें हमें हर बात समझ नहीं आई है क्योंकि उसका ताल्लुक किस चीज़ से, फ्यूचर से है, लेकिन सवाल पिक हो जाएगा। अब एक तरफ मेरी बुकलेट रखें और एक तरफ ये सवाल पढ़ें आप, शाबाश। सवाल पढ़ें जी, पेज नंबर 3 of 9, बुकलेट के पेज नंबर 3 of 9 जी पढ़ें। Question number 1, briefly describe the meaning of professional judgment, explain its importance in context of an audit and identify the key decisions areas where an auditor may need to apply professional. Briefly describe the meaning of professional judgment, explain its importance in the context of an audit and identify क्या the key decisions or areas where an auditor may need to apply professional judgment। अब आप देखें, आपको आपके पास पूरा आंसर मौजूद है इस वक्त, मैंने आपको वो 5 पॉइंट भी लिखवा दिए, एग्जैक्ट बात समझ आएगी। इसका मतलब है ये 8 नंबर पेपर में क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी बात समझ आ रही है, पेपर में रुकने का कोई चांस मौजूद नहीं है, अगर तो तमाम लेक्चर ले लिए भाई। ठीक है जी, आगे चलें। अब आए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है स्केप्टिसिज्म। पहले उसके लिख लें एक्सपेक्टेड सवालात, बुकलेट का पेज नंबर 26 में आएंगे जी, तो हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। लिखें जी, स्केप्टिसिज्म की लॉजिक याद आ रही है, क्या दी थी मैंने? Yes, sir. दोबारा रिवाइज करते हैं, लिखो। एग्जैक्टली, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, चाहो तो P.S कर दो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म in the context of external audit। Explain the concept of professional skepticism in the context of an external audit। देखें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जहां पर एग्जामिनर हर बात सुकून से क्लियरली बता दी आपको। नंबर 2, इसी सवाल को यूं रिफ्रेश कर सकते हैं हम, डिफाइन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, define professional skepticism, define professional skepticism and explain its importance in the context of external audit। Define professional skepticism and explain its importance in the context of external audit। अच्छा, तीसरा सवाल जो है वो है सिनेरियो बेस्ड। क्या है वो मैं थोड़ी देर में लिखवाता हूँ, जरा पहले मैं रिवाइज करा दूँ आपको। रिपीट करें, कहें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये वो माइंडसेट है जो ये कहता है जहां ऑडिट के दौरान मुझे मैनेजमेंट पर, किसी बंदे पर, किसी ट्रांजैक्शन पर, किसी नंबर पर अगर मुझे डाउट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर बढ़ने की या नंबर कम होने की या दो चीजों के आपस में एक साथ बढ़ जाने की या दो नंबर्स के आपस में एक साथ कम हो जाने की कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस एटीट्यूड को, इस कैफियत को हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म व्हिच मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। अब अगर मैं सिंपल सी बात कहूं, अगर मैं ऑडिट से जजमेंट और स्केप्टिसिज्म निकाल दूंगा, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अम्मा ने हलीम तो बनाई है, अम्मा ने हलीम तो बनाई है लेकिन नमक और मसाला दोनों भूल गई हो, तो खाना अजीब सा हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं अपने ऑडिट से जजमेंट और स्केप्टिसिज्म निकाल दूंगा तो मेरे ऑडिट करने का रिस्क बढ़ जाएगा। रिपीट करो, गलतियों के ओवरलुक हो जाने का रिस्क बढ़ जाएगा। जहां मुझे पूछना था वहां मैंने नहीं पूछा, जहां मुझे क्लाइंट से क्लैरिफिकेशन लेनी थी वहां मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं ली।
अच्छा, अब इसमें एक और एंगल है सर, तो क्या क्लाइंट की हर बात पे डाउट कर लें? अब मैं यहां पर एक जुमला कहूंगा, आप सुनिएगा। क्लाइंट की हर बात मान लोगे तो अपने साथ जाती, क्लाइंट की हर बात मान लोगे तो उसकी हर बात पे डाउट करोगे तो उसके साथ जाती कर लोगे। इसका मतलब है दरमियान का रास्ता पकड़ ले म्याना रवि का, जहां डाउट है वहां पूछे, जहां डाउट नहीं है वहां ना पूछे। समझ आए कुछ? अब लिखें जरा थर्ड सवाल। अब ये थर्ड सवाल इज लाइक अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर जगह ना हो तो उसको कहीं आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। Sales has increased by 40% as compared to last year. Sales has increased by 40% as compared to last year. Sales has increased by 40% as compared to last year. Sales has increased by 40% as compared to last year. When no new product has been launched, when no new product has been launched, and no special marketing efforts were made, 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 and no special marketing efforts were made. Full stop. आगे चलो। ये मैंने आपको कितनी लाइनें लिखवाई हैं? 2। ठीक है। ये आपने क्या नंबर 1 डाल के लिखा है, क्या डाल के लिखा है? इसको कर दे अल्फा, इस पॉइंट को कर दें अल्फा, अल्फा कर ए कर दें इसको, ये ए पॉइंट। अब लिखें बी। मैं एक नया सवाल बना रहा हूं आपके लिए, एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है। लिखो द स्टेटमेंट ऑफ सीएफओ, द स्टेटमेंट ऑफ सीएफओ एंड द स्टेटमेंट ऑफ सेल्स डायरेक्टर इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कंपनी के दो लोग मुझसे दो अलग बातें कर रहे हैं। द स्टेटमेंट ऑफ सीएफओ and the statement of sales director is contradictory, full stop. सेल्स डायरेक्टर कह रहा है साजिद साहब दुआ कीजिएगा, अगली साल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, दुआ करेंगे बस प्रोडक्ट हिट हो जाए। कंपनी का सीएफओ कह रहा है साजिद साहब ये जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है ना, इसका क्या मार्केट से रिस्पॉन्स आ रहा है? वो कुछ कह रहा है, तू कुछ कह रहा है, दोनों मुझे पागल बना रही है, तो मैं खुद पागल हूं। इसका मतलब है दाल में कुछ TCWG के लेवल के दो लोग मुझसे दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। सी, ये बी पॉइंट। आप सी पॉइंट लिखें, फिर बताऊंगा सवाल कैसे बनेगा। सी पॉइंट लिखें। पेरोल कॉस्ट, पेरोल सैलरी कॉस्ट, पेरोल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। Payroll cost has increased as compared to last year. Payroll cost has increased as compared to last year. Payroll cost has increased as compared to despite there was no new hiring. Despite there was no new hiring. Despite there was no new hiring and no increments were given. Despite there was no new hiring, लिख सकते हैं during the year, and no increments were made during the year. Despite there was no new hiring and no increments were made during the year. समझ आया? अब मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें एक नया तरह का दे रहा हूं डायमेंशन। सवाल यूं भी पूछ सकता है, सवाल यूं भी पूछ सकता है। लकीर के फकीर एग्जामिनर स्केप्टिज्म पूछेगा तो ही मैं लिख के आऊंगा, नहीं भाई, इस किस्म का सवाल भी बन सकता है। अब लिखो रिक्वायरमेंट। इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन, अब ये ए पॉइंट भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये कंबाइंड भी हो सकते हैं, और कोई इस तरह का मिलता जुलता पॉइंट भी
हो सकता है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, in light of the above statement, in light of the above statements, please explain the concept of professional skepticism. In light of the above statements, please explain the concept of professional skepticism. बात समझ आ रही है? प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझ आया? यानी एग्जामिनर तुमसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज घुमा घुमा के पूछ सकता है, जहां आप तो मैं खुद हो सकता है वो जुमला ना इस्तेमाल करे स्केप्टिसिज्म का। वो सिंपल तुमसे पूछे इन लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल। अब बोलो, कैफ का पेपर देने जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा वो, कभी कान यूं पकड़ेगा और कभी कान घुमा के पकड़ेगा। ये जुमला भी लिख लो, जगह कहीं कहीं और लिख लो, पड़ोस वाले के गाल पे लिख लो, कहीं लिख लो, लिखो इन लाइट ऑफ द अबव। जो जो मेरे जहन में डाउनलोड होता जाएगा मैं उसी शब्दों में लिखवाता जाऊंगा। इन लाइट ऑफ द अबव, इन लाइट ऑफ द अबव, in light of the above, explain the responsibility of external auditor. In light of the above, explain the responsibility of the external auditor. समझ आए कुछ? बहुत आसान बात को भी वो बहुत मुश्किल करके पूछ लेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें हर तरह से सवाल को पिक करना, बस यही प्रोफेशनल एग्जाम है। लॉजिक होगी आपको, आपको चीज पता होगी, लेकिन एग्जामिनर ने इसको जिस तरह शुगर कोट किया हुआ होगा ना, आप लोग पता नहीं क्या पूछ रहा है। उसने पूछा ए, आप लिख के आ गए बी। बात समझ आ रही है? आगे चलें। अब आप आए हेडिंग जहां डली हुई है स्केप्टिसिज्म की, उस पर आए जी। लिखा हुआ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, लिखे मैं लिखवा रहा हूं आपको। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं उसकी ड्राफ्टिंग। क्या लिखवा रहा हूं? कि आपने एग्जाम में कैसे लिखना, लिखे जाओ बस। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट। क्या लिखवा रहा हूं मैं? पेज नंबर बुकलेट के 26 पे हूं और मैं आपको लिखवा रहा हूं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। लिखें, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, by the external auditor, which include questioning mind। ये बताओ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? which include questioning mind, which include questioning mind and questioning contradictory evidence। वो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, दोनों बातें आपस में क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। रिपीट, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर which includes questioning mind and questioning contradictory evidence and questioning contradictory evidence and the reliability of documents and the reliability of documents and responses, questioning contradictory evidence, repeat कर रहा हूं, which includes questioning mind and questioning contradictory evidence and the reliability of documents। reliability, मुझे लग रहा है ये कागज जाली है, रिलायबल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी है, चेंज किया हुआ आपने, ऐसा कुछ। and the reliability of documents and responses to the inquiries and the responses to the inquiries and other information, सब समझेंगे हम, and other information from management and TCWG and other information, खवातीन साथ हैं हम, and other information from TCWG and other information from management and TCWG
and other information from management and ECWG. Full stop. आखिरी लाइन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जुमला खुद ही कंप्लीट करेंगे आप. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट. वही बात आ गई. एग्जैक्टली. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट. ब्रैकेट में क्या लिखोगे मेरे बच्चों? स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द एंड ऑफ द ऑडिट. शाबाश, लिख लो. शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ऑडिट, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट दी. अच्छा, जरा पूरा पहले दोबारा पढ़ ले मेरा बच्चा जी. It's an attitude of critical mindset by the external auditors, which includes questioning minds and questioning contradictory evidence and the reliability of the documents and responses to the inquiries and other information from management and TCWG. Professional skepticism must be exercised throughout the audit, at the start of the audit, during the audit, and at the end of the audit. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा आगे चलें. डब्बे का बाद क्या दिया हुआ है जी? पढ़े डब्बे का बाद फॉलो करोगे ना? ये हमने लिख लिया. अब आगे यहाँ से चलो. शाबाश, स्टार्ट करो जी. Professional skepticism थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ जी. Professional skepticism includes being alert. अच्छा, अब देखें, ये जुमले ना बड़े, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, लेकिन जुमले जो है ना वो ऐसे लिखे हुए जहां पर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है वो. अब अगर मैं इनको बहुत ही सिंपल करूंगा तो आप एग्जाम में पता नहीं क्या लिख के आओगे. तो मुझे यही जुमले आपको बताने हैं. हाँ, आप इसको अपनी ओन वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर लिख सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जजमेंट और स्केप्टिसिज्म, ट्रू एंड फेयर व्यू, स्कोप, इनहेरेंट लिमिटेशन में आप ज्यादा एडवेंचर ना करें और आप वही जुमले लिखें जो मैं आपको ड्राफ्ट करवा रहा हूँ. ठीक है, अब मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ. एक जमाने में बिल्डिंग का चौकीदार जो होता था, पता नहीं आज के दौर में अब नहीं होता होगा, वो रात 12 बजे के बाद उसके हाथ में लाठी है और वो बार बार जमीन पर मार रहा है और कह रहा है जागते रहो, जागते रहो, चोर अभी आए नहीं है. लेकिन वो सबसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है जागते रहो, हो सकता है कि चोर आ जाए. इसी तरह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी ऑडिटर से कह रहा है, ए ऑडिटर जागते रहो, स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करो, दौरान ऑडिट जागते रहो, ऐसा ना हो अकाउंट्स में कोई गलती या फ्रॉड हो चुका हो रहा हो या होने वाला हो, जागते रहो. इसका मतलब है ये जो एटीट्यूड है, ये क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा है भाई अलर्ट हो जाओ. मिसाल देता हूं मैं तुम्हें. ये एक कागज है, ये है परचेज ऑर्डर. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. ये एक परचेज ऑर्डर है, ये क्लाइंट का कागज है. मैं 50 पीओ वेरीफाई कर चुका हूं. अचानक से जब 50 के बाद मेरे पास एक पीओ आया तो मुझे लग रहा है यार ये मैनेजमेंट का साइन तो इसमें उल्टे हाथ पे था, ये इसमें सीधा हाथ पे कैसे हो गया? अचानक से लोगो उल्टे हाथ से दरमियान में कैसे चला गया? ये अचानक से लाल रंग का पेन ब्लू में कैसे कन्वर्ट हो गया? यार लग रहा है कि ये कागज में कोई मसला है, 2 नंबर लग रहा है मुझे. ये रिस्क है कि मुझे डाउट हो सकता है मैनेजमेंट ने फॉर्मेट चेंज कर दिया हो. लेकिन मेरा डाउट तो जायज है ना, मेरा डाउट तो बनता है ना. ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, अजीब सी बात है. मैं इनसे कह रहा हूं आपकी सेल ऊपर क्यों चली गई, आप मुझे उसका रीजन कुछ और दे रहे हैं और आप मुझे रीजन कुछ और दे रहे हैं. इसका मतलब है 2 सोर्सेज से जो एविडेंस मिल रहा है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है. उसके बाद आप कह रहे हैं यार शायद मेरा वहम होगा, शायद मैंने गलत सुन लिया होगा. भाई तेरा वहम नहीं है, ये वाकई में जेन्युइन को मसला आ गया. अब जाकर क्लाइंट से पूछो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई आप जो इसकी रीजनिंग दे रहे हैं, आपका काउंटर पार्ट जो है वो रीजनिंग कुछ और दे रहा है. इसका मतलब है स्केप्टिसिज्म का तकाजा ये है कि आपको क्लाइंट से उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी. क्लाइंट से इंक्वायर करना पड़ेगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा. बात समझ आ रही? शाबाश. अब पढ़ो आगे. शाबाश. Professional skepticism. जी. Professional skepticism includes being alert to for what? पढ़ो. audit evidence that contradicts another audit evidence obtained during the audit. एग्जाम्पल्स बड़ी सेंसिटिव है. हाँ, तो हर बात तुम आराम से पढ़ोगे, फिर मैं तुम्हें सबकी एग्जाम्पल लिखवाता हूँ ताकि घर जाकर रिवाइज करना आसान हो जाए. जी.
Information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as मैंने कहा मैडम सीएफओ मुझे लग रहा है कागज 2 नंबर आप जरा चेक तो करें। मैडम ने कहा नहीं साहिब साहब एक्चुअली में ना वो यूं हो गया है तो यूं हो गया है तो इसलिए यूं हो गया। ठीक है, दिल की तसल्ली हो गई, ये डॉक्यूमेंट जाली हो सकता है, इसके अल्ट्रा वायरस भी होता, हो सकता है कि वाकई में कागज में कोई जेन्युइन मसला होता, लेकिन मेरा पूछ लेना बेहतर है। ये ऐसी बात है। आगे चलो, conditions that may indicate possible fraud, दोबारा पढ़ो। information that कंडीशंस दैट में, may indicate possible fraud. ठीक है, नेक्स्ट। Maintaining professional skepticism throughout the audit is important to reduce the risk of over. अब वो एक जुमला दे रहा है, बीच में दरमियान में असल में थोड़ा गैप कम हो गया है। मेंटेनिंग, रिपीट करो, मेंटेनिंग स्केप्टिसिज्म, मेरे साथ रिपीट करो, मेंटेनिंग स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। ए ऑडिटर, अगर तुम चाहते हो तुम ये 2 पॉइंट्स के होने के रिस्क को कम करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम कोई अनयूजुअल चीज को कहीं इग्नोर ना कर बैठो, अगर तुम चाहते हो, अगर मैनेजमेंट ने कहीं अनरीजनेबल जजमेंट की बेस पर अनरीजनेबल या इनअप्रोप्रिएट अगर तो प्रोविजन बना लिया है, अगर तुम चाहते हो ऐसी चीजों के होने के रिस्क को तुम कम करना चाहते हो, ए ऑडिटर जागते रहो। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। अब पढ़ो, समझ आएगा। मुश्किल काम है ये सब्जेक्ट समझा के पढ़ाना। हमने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो ऐसी एग्जांपल्स देनी कि जहां आप चीज को आसानी से पिक कर लो। अब पढ़ें। Maintaining professional skepticism throughout the audit is important, जज्बात ला, सही पढ़, is important to reduce the risk. है ऑर्डर, अगर तुम चाहते हो नीचे दी हुई 2 चीजों का अगर रिस्क कम करना चाहते हो तो तुम्हें जागते रहना है। कौन सी 2 चीजें? Overlooking unusual circumstances और दूसरा and using inappropriate assumptions. ठीक है। अब आखिरी 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं तुम्हें एग्जांपल लिखवा दो, पढ़ो। The auditor cannot be expected to disregard past experience of the honesty and integrity of the entity management and TCW. ठीक है, आखिरी nevertheless, फिर the auditor in the current year must maintain professional skepticism and should not be satisfied with less than persuasive audit evidence when obtaining reasonable assurance. ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। जुमला शुरू हुआ कहां से? डब्बे का बात पढ़ रहा हूं मैं। लिखा हुआ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, पहला क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अनदर एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग दी, इसकी एग्जांपल लिखें। द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट, मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक टाइनी माइनी एग्जांपल लिखवा रहा हूं। द अमाउंट इन एग्रीमेंट, द अमाउंट, या लिख सकते द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट या अमाउंट इन एग्रीमेंट, जो लिखना चाहो। द अमाउंट इन एग्रीमेंट, the amount in agreement differs from the amount in sales invoice। फर्क समझ आया? क्या हो गया? 2 कागज आपस में क्या हो गए? कॉन्ट्रडिक्ट कर गए भाई। The amount in sales agreement differs from the amount in sales invoice। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपको समझ आ रहा है बेटा? The amount in sales agreement differs from the amount in sales। The amount in agreement differs from the amount in sales invoice। ठीक है, नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? Information that brings into question the reliability of। ठीक है, लिख दें फेक परचेज ऑर्डर्स एंड फेक सेल्स इनवॉइस। फेक परचेज ऑर्डर्स एंड फेक सेल्स इनवॉइस, किसकी एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं? नंबर 2 की एग्जांपल लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिखवा रहा हूं। फेक परचेज ऑर्डर जाली, जो उर्दू में लिखना चाहें जाली। सर उर्दू में जाली कैसे लिखते हैं? ओ गरीबों, उर्दू में जाली ऐसे लिखते हैं, जाली। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। फेक परचेज ऑर्डर्स एंड फेक सेल्स इनवॉइसेस। ठीक है, 3rd में क्या कह रहा है? Conditions that may indicate possible fraud। ठीक है, लिखो, इसकी एग्जांपल लिखो। सेल्स हैव इंक्रीज बाय 40%। Sales have increased by 40%. Sales have increased by 40%. Sales have increased by 40%. Whereas net profit has declined by 20%.
जब सेल्स बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जबकि उल्टा हो गया है, सेल्स बढ़ रही है नेट प्रॉफिट कम हो गया है। हमें डाउट हो रहा है, हो सकता है रीजन जेन्युइन हो, डाउट तो हो रहा है ना, खत्म। जहां डाउट हुआ वहां तुम्हारे अंदर कौन जाग गया, स्केप्टिसिज्म, झगड़ा खत्म। तू जब रात के 12 बजे आएगा, तू जब रात के 12 बजे घर आएगा तो अम्मा ने तुझसे पूछना है कहां से आ रहा है, हालांकि तू उनको बता के गया था। उनका पूछना उनका क्या है, वो तेरी शक्ल से बता देंगी तू कहां से आ रहा है, ठीक है। बहरहाल अच्छा जी, क्या लिखवाया मैंने पॉइंट, sales have increased by 40% but net profit has decreased by 20%, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लें, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की एग्जांपल लिखो। ओवरलुकिंग अनयूजुअल लिखें, abnormal increase in sales in the last month, abnormal increase in sales in the last month, that is December। अगर आपकी सीजनल सेल नहीं है, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, तो अचानक से दिसंबर में सेल कैसे बढ़ गई, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ लास्ट मंथ, बोले तो दिसंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लें इसी पॉइंट की, abnormal increase in the provision, abnormal increase in the provision for warranty as compared to last year, abnormal increase in the provision for warranty as compared to last year, abnormal increase in the provision for warranty as compared to last year। समझ रहे हो मेरे बच्चों, हाँ या ना, यस सर, ठीक है जी। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट, जरा आखिरी दोनों एग्जांपल रिपीट कीजिएगा, सेल्स वाली जो थी, abnormal increase in sales in the last month, ठीक, रुक जाओ, पहले दोबारा पढ़ो। abnormal increase in sales in the last month, ये एग्जांपल हो गई ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की, और दूसरा पॉइंट पढ़ा abnormal increase in provisions of for warranty, फॉर वारंटी, ये एग्जांपल हो गई किस चीज की, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन की। समझ आया कुछ, यस सर, ठीक है जी, आगे चलें जी। अब आखिरी दो लाइन मैं समझाता हूँ जरा आपको, जरा एक बार दोबारा पढ़ लें, आखिरी 1.5-2 लाइनें पढ़ें। The auditor cannot, the auditor cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of the entity management and TCWG. ठीक है, Nevertheless, the auditor in the current year must maintain professional skepticism and should not be satisfied with less than persuasive audit evidence when obtaining reasonable assurance. ठीक है। अब मेरे साथ रिपीट करें, एक क्लाइंट था, पिछले साल ऑडिट किया, क्लाइंट बहुत ईमानदार था, बड़ा कोऑपरेट किया, सब कुछ सच सच बोला। इसका यह मतलब नहीं है कि इस साल तुम्हारे हर झूठ को हम बर्दाश्त कर लें, इग्नोर कर दें। वो पिछला साल था, ये करंट ईयर है, वो पिछले साल का ऑडिट था, ये इस साल का ऑडिट है। हाँ मैं मानता हूं कि पिछले साल तुम ईमानदार थे, तुमने झूठ नहीं बोला, तुम्हारी इंटेग्रिटी पर कोई दाग नहीं है। नेवरदलेस मैं क्या करूं, वो पिछला साल था, ये साल है। मैं इस साल की तुम्हारे झूठ को, इस साल के तुम्हारे भंड्स को, तुम्हारे झूठ को, मसलों को पिछले साल की बेसिस के ऊपर मैं इग्नोर नहीं कर सकता जब तक एविडेंस मुझे परसुएड नहीं करेगा, जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा। इस साल या तो मैं रिपोर्ट साइन नहीं कर रहा हूंगा, या मैं तुम्हें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा हूंगा। अब जुमला दोबारा पढ़ो, ये मैंने आसान करके सिंपल करके आपसे रिपीट करवाया, अब दोबारा पढ़े। Nevertheless, ना the auditor cannot, the auditor cannot be expected to disregard. मैं तुम्हारे पिछले साल की ईमानदारी को, पिछले साल के तुम्हारे जो सच्चाई है उसको मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, मैं मानता हूं। पढ़ो। Past experience of the honesty and integrity of the entity. Nevertheless, Nevertheless, the auditor in the current year must maintain professional skepticism and should not be satisfied with less than with less than persuasive। मिसाल के तौर पे आप मुझे कुछ समझा रहे हो
ये मुझे को समझा रही हैं और अपनी पूरी कोशिश करी। देखें साजिद साहब, एक्चुअल में ना यूं हुआ ना तो फिर यूं हुआ ना तो फिर ना यूं हुआ ना तो फिर यूं हो गया। नहीं मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कह रही हूं आप समझिए ना प्लीज। मुझे आप कायल नहीं कर रही क्योंकि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आप मुझे परसुएड नहीं कर पा रही हैं। पिछले साल आपकी हर बात मुझे समझ आई थी, लेकिन इस साल आपकी जो बात है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। द बॉटम लाइन है, जब तक कि मैं परसुएड नहीं हो जाता, इसका मतलब है आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन परसुएसिव एविडेंस। इसका मतलब है कि मैं पिछले साल की बेस के ऊपर, आपकी ईमानदारी की बेस के ऊपर, मैं आपको इस साल ऑडिट में छूट नहीं दे सकता। आप समझ आया? हजरात, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है स्केप्टिज्म का, इसको आप पढ़ लें, और 2 मिनट आपको दे रहा हूं। उसके अलावा जो नोट करना है, जो आपको समझ आए, वो आप नोट कर लें। टेक 2 मिनट्स। हजरात, हमने कवर किए 2 कॉन्सेप्ट। एक हमने कवर किया जजमेंट और एक हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर अगर चाहे तो वो छोटा मोटा सिनेरियो बेस्ड सवाल दे सकता है, लेकिन जब वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा तो इररिस्पेक्टिव के सवाल सिनेरियो बेस्ड होगा। जो उसका जवाब होगा वो उसका जवाब थ्योरेटिकल ही होगा। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको, जब ये आपको इंशाल्लाह बुकलेट्स मिल जाएंगी नेक्स्ट वीक के अंदर, तो फिर आप सबके पास ये पास पेपर्स होंगे। मैं एक सवाल यहाँ ICAP का कोट करना चाहूँगा। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बताऊँ आपको कि उसने स्केप्टिज्म का सवाल जो है वो कैसे पूछा हुआ है। 1 मिनट देंगे जरा जी। सितंबर 17, कौन सा अटेम्प्ट? सितंबर 17 का सवाल नंबर 6। अब नंबर नोट कर लें, सितंबर नोट कर लें। सितंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6। सितंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6। मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा और आप देखें कि क्या आप कुछ समझने के काबिल हैं। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम से कम सवाल पिक करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ क्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट prepared by the audit senior, you observe that he has assessed risk of material misstatement due to fraud and risk of management override of control as low. उसने कहा कि भाई ना यहाँ रिस्क ऑफ फ्रॉड है और ना यहाँ अकाउंट्स में होने का भंड है, उसने इस रिस्क को कर दिया लो। ड्यू टू द फैक्ट that the company has been an audit client of the firm for the last 10 years and no material misstatement had been reported in the previous years. Required, मैं बहुत आहिस्ता पढ़ा ताकि आप बहुत गौर करें। Required, draft and email। जब आपको पास पेपर की बुकलेट मिलेगी तो उसमें इंटरनल मेमोरेंडम का और ईमेल का फॉर्मेट दिया हुआ होगा, टेंशन नॉट। ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंड टू द ऑडिट सीनियर टू गाइड हिम विद रिस्पेक्ट टू द अबव मैटर। सवाल खत्म। 6 मार्क का सवाल है। क्या एग्जामिनर ने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का वर्ड यूज किया है? बच्चे पेपर के बाद कह रहे हैं सर पता नहीं क्या सवाल पूछ ले, मैं तो ये लिख के आ गया हूँ, एक कॉम कह रही मैं तो ये लिख के आ गया हूँ, एक कॉम कह रही मैं तो वो लिख के आ गया हूँ। अगर लेक्चर नहीं पढ़ा, घर जाकर रिवाइज नहीं किया, टीचर ने कहा, मैंने कहा कि देखो ये यूं भी पूछ सकता है और यूं भी पूछ सकता है, उस टाइम नोट करते ना, पिक करते ना। मैं की जुमला दोबारा पढ़ के उर्दू में समझा रहा हूँ। वो कह रहा है कि हमने दौरान ऑडिट रिस्क ऑफ फ्रॉड और अकाउंट्स में होने की जो गलती के होने का रिश्ता, उसको हमने लो कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि हम तो 10 साल से ऑडिट कर रहे हैं और पिछले सालों में कोई गलतियां नहीं हुई। तो क्या पिछले सालों की गलतियों की बेस के ऊपर क्या इस साल रिस्क ऑफ फ्रॉड को खुद से लो कर दूं? क्या अकाउंट्स में होने के रिस्क को खुद से लो तस्लीम कर लूं? वो पिछला साल था, ये करंट ईयर है। मैं इस साल की एविडेंस को पिछले साल की बेस पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेस देन परसुएसिव एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर एग्जामिनर ने सवाल में क्या पूछा है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। कुछ समझ आ रहा है? कौन सी अटेम्प्ट? सितंबर 17। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लें, 6 मार्क का सवाल था ये। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ट्रू एंड फेयर, बट उससे पहले जरा पेज नंबर 27 पे आएंगे, एक आसान सी चीज कवर कर लेते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी क्या मतलब होगा, हेडिंग से क्या मतलब समझ आ रहा है? ये वो चीज है जो किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। अच्छा, जब मैं मैनेजमेंट कहूंगा तो TCWG भी शामिल है, लेकिन जब मैं TCWG कहूंगा तो उसमें सिर्फ कौन शामिल है? बोर्ड ऑफ पढ़े, शाबाश। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, Management responsibilities. Point number 1, managing the business so as to achieve company's objectives. Point number 2, making key businesses strategies. Point number 3, assessing business risks to those objectives being achieved. ये क्या पढ़ रहे हो? Management के ये सारी वो जिम्मेदारियां जो हमारी नहीं है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। जी। Point number 4, safeguarding the company's assets. Point number 5, keeping proper accounting records. Point number 6, preparing company financial statements. Point number 7, ensuring the company complies with applicable laws and regulations. ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको यहीं कॉपी कर लेना चाहे तो वो अगले पेज पे चला गया। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी टू डू एनी ऑफ द अबव। जी हजरत 15 सेकंड दे रहा हूं, एक बार ये सारे पॉइंट खुद से दोबारा पढ़ लें। हजरत लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। कहो ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू कुछ और है, ये फेयर कुछ और है। वॉलेट में कितने पैसे हैं तुम्हारे? 1000 रुपए। घूर के देख रहा है मुझे, कह रहा मांग लेगा अभी ये। जेब में कितने पैसे हैं? कह रहा पता नहीं, मैं किसी और की पैंट पहन के आ गया हूँ। जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपए। अल्लाह बरकत दे इसको। निकाल 100 रुपए, दिखा मुझे। निकाल 1000 रुपए, शाबाश, जल्दी कर, निकाल। नया मोबाइल लेना है, पैसे जमा कर रहा हूँ। निकालो 100 रुपए। लो वॉलेट दिखाओ, चेक करो। ओ भाई इसको देख, तू वहीं देख रहा है, कार्ड है। इसने मुझसे कहा मेरी जेब में कितने पैसे हैं? 1000 रुपए। कितने कहा इसने? जब मैंने इसका वॉलेट देखा तो सिवाय मुझे गुर्बत के मुझे और कुछ नजर। इसका मतलब है इसने मुझसे सच बोला कि झूठ बोला? झूठ बोला। ये ले वापस ले गरीब। हाँ भाई, इसने मुझसे कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, जबकि इसके बटुए के अंदर 100 और 100 200 अल्लाह पाक तेरे देर अंधेर नहीं है। 10 20 30 40 50 और 60 और ये देखें ये शख्स कितना बड़ा झूठा निकला क्लास के अंदर। अपने उस्ताद को जो बाप की जगह पर है उसको उसने क्या चूना लगाया? 100 रुपए। इसने सच नहीं बताया। पूछो क्यों? कहीं मैं मांग ना लूं। दिल टूट्स, किरची किरची पीसेस। ठीक है जी, इसका मतलब है दोनों बच्चों ने झूठ का सहारा लिया। ये ले वापस ले गरीब, गिल ले। ठीक है जी, इसका मतलब है दोनों बच्चों ने मुझसे क्या कहा? झूठ। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अब हर बंदा चौकन्ना हो गया कि भाई बल्ली आ गई है, ख्याल से बताओ कितने पैसे हैं? याद नहीं है। ये कुर्ता किसी और का पहन के आ गया है। कितने पैसे हैं? 200-300। सब बड़े लोग आ गए। जेब में कितने पैसे हैं? 400 रुपए। निकालो शाबाश। जब तक के वेरीफाई नहीं होगा टॉपिक आगे नहीं बढ़ सकता। मैं समझाने जा रहा हूं क्या समझा रहा हूं? जवाब तो दो। और ये जो क्लास में इस वक्त ड्रामा की तश्कील दी जा रही है, ये इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दी जा रही है। कितने पैसे हैं भाई? जेब में कितने पैसे हैं? तुझे याद नहीं है? 400 रुपए। आए जी, गिनते हैं जी। चलिए सब मिलके गिनेंगे। 1 2 3 और 4। जवाब दोस्त है 400 रुपए मेरे हो गए। हजरत वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। ये वापस ले गिनने भाई। कहो ट्रू व्यू, कहो ट्रू एंड फेयर व्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू कुछ और है, ये फेयर कुछ और है। ट्रू कुछ और है, फेयर कुछ और है। इस बच्चे ने कहा मेरे पास 400 रुपए हैं, इसकी जेब में वाकई में 400 थे। जो है वो है, जो थे वो बता दिए, जो थे वो गिनवा दिए। इसका मतलब है ये मुझे ट्रू व्यू दे रहा था, जबकि क्लास में 2 बड़े बड़े झूठे और भी थे जिन्होंने कहा ये है, जबकि एक्चुअल में मामला कुछ और था, कंफर्म झूठ था। उन दोनों ने, उन 2 झूठों ने मुझे ट्रू व्यू
नहीं दिया। इसका मतलब है जब क्लाइंट हमें, रिपीट करो, जब क्लाइंट हमें अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, इनडायरेक्टली क्लाइंट हमसे ये कह रहा है जो एसिड थे वो ही बता रहा हूं, जो एसिड लगे हुए हैं वो जीएल में है, वो ट्रायल में है, वो ही बता रहा हूं। जो बैंक से लोन लिया है, एग्रीमेंट भी है, जीएल में आ रहा है, ट्रायल में आ रहा है, जो है वो है, जो एसिड है वो बता रहे हैं, जो लायबिलिटीज हैं वो ही बता रहे हैं, जो इक्विटी है वो ही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, जो है वो है। दिस इज कॉल्ड ट्रू व्यू। जब आप कैंपस में एंटर हो रहे थे, आपने बाहर ऑडी देखी थी A8 ब्लैक कलर की, उस पे लिखा हुआ है SK007। वो जो मेरी बाहर ऑडी खड़ी हुई है ब्लैक रंग की चमचमाती हुई, आपने देखी गरीबों रिक्शे में आने वालों? मैंने कहा सर आपकी शक्ल से लिखा हुआ है, शक्ल पे लिखा हुआ है, आप झूठे और मक्कार आदमी है। जब ये बाहर गया तो वहां अल्टो खड़ी हुई थी, कोई ऑडी नहीं थी। इसका मतलब है सर साजिद खुलेआम कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं? झूठ। इसका मतलब है मैंने आपको ट्रू व्यू नहीं दिया। देंगे इंशाल्लाह, बढ़ाएंगे फीस अगर आप देंगे तो। सर साजिद से किसी ने पूछा भाई आपके कितने कैंपस हैं? मैंने कहा भाई एक ये भी है, एक उल्टे हाथ वाला प्लॉट भी है और एक सीधे हाथ वाला प्लॉट भी है भाई के पास। पता चला दोनों के ओनरशिप किसी और के पास थी, और मैं केएनएस की बैलेंस शीट में ये भी दिखा रहा हूं, वो भी दिखा रहा हूं और वो भी दिखा रहा हूं, जबकि वो मेरी ओनरशिप में। इसका मतलब है जो दिखा रहा हूं वो कुछ और है, जो बता रहा हूं वो कुछ और है, हकीकत में मामला कुछ और है। इसका मतलब है ये मैंने आपको ट्रू व्यू नहीं दिया। ये मैंने आपको क्या समझाया? ट्रू। जो है वो है, जो है वो है। ये किसी के बटवे में शनाख्ती कार्ड निकला है, मोहम्मद ताहिर दे जी, नोट भी गिनने एहतियातन, जमाना बड़ा खराब है, ठीक है जी। गिन भी रहा है अल्लाह का बंदा, कह देता सर आप बड़े हैं, आप रख लें सर, पूरा वर्ल्ड रख लें आप, नहीं गिन रहे बैठ के। कहो फेयर, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फेयर के अंदर दो चीजें, रिपीट करो, कहो फेयर में दो कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और दूसरा इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने गाड़ी लीज पर निकाली मीजान बैंक से, 5 साल की लीज है और मैं 5 साल गाड़ी को इस्तेमाल करूंगा। गाड़ी के रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास है, गाड़ी की मेजर लाइफ मेरे पास है, हर महीने में क्या पे कर रहा हूं कंपनी को, लीज रेंटल, ठीक है जी। लेकिन मैं अपनी बुक्स में एसिड दिखा रहा हूं, वो अपनी बुक्स में रेंटल रिसीवेबल दिखा रहे हैं। इसका मतलब है, जरा मुझे जवाब देंगे, गाड़ी सब्सटेंस में किसके पास है? मोहल्ले वाले क्या समझ रहे? गाड़ी ले ली, वाह भाई वाह, बड़ा आदमी हो गया, क्या तेरा सीए क्वालिफाई हो गया, राजू बन गए जेंटलमैन। ये बताए सब्सटेंस में गाड़ी किसकी दिख रही है, जबकि लीगल फॉर्म में गाड़ी किसकी है? मीजान बैंक की है। ऐसा है, सब्सटेंस में कुछ और है, लीगल फॉर्म में कुछ और है। सब्सटेंस में कुछ और है, लीगल फॉर्म में कुछ और है। अगर तो ये साइड कैमरे में दिख रही है, जरा देखिएगा, कंपनी ए और कंपनी बी, बात समझिएगा जरा। दिन है हफ्ते का, दिन है हफ्ते का, और आज है दिसंबर 31। बिग बॉस ये कह रहे हैं शाम 6 बजे, दिसंबर 31 हफ्ते का दिन, सैटरडे, कितने बजे? 6 बजे। बात पिक कर रहे हो? ये कंपनी ए और ये कंपनी बी, यहां से माल निकला ट्रक में, माल में पाउडर है, माल कड़क है, माल कड़क है, ठीक है, ये किसी को बताएंगे तो नहीं आप। यहां से माल निकला और माल जा रहा है कोयटा। आप समझिएगा क्या माल जा रहा है? वहां से, बोलना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, चुप कर। वहां से माल आगे जा रहा है काबुल, फिर वहां से जाएगा अमेरिका। बात पिक करके कंफर्म हो गया क्या माल जा रहा है? ठीक है जी। माल सैटरडे के दिन कंपनी ऐसे रवाना हो गया, उसी दिन, अज्यूम कर, असम्पशन ले रहे, उसी दिन कहां पहुंच गया और उसी दिन वो आगे निकल गया।
ठीक है, बीच में क्या आ गया, हफ्ता। आज दिन क्या है, डेट कौन सी है, कितने बजे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस में यहां से माल कब रवाना हो गया, जिस बंदे ने इस कंपनी में फाइनेंस के अंदर इनवॉइस बनानी थी उसने खुद माल कंज्यूम किया हुआ था। वो कह रहा अरे भाई क्या हुआ, अभी वो सरूर में है, अभी हैंगओवर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जब उनका नशा उतरा तो जुमेरात का दिन आ चुका था, माल तगड़ा था, बिल्कुल प्योर था, जैसे लग रहा तूने भी पिया हुआ है, ठीक है जी। अब जुमेरात को इनवॉइस बनी है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिसने माल कंज्यूम किया हुआ, और ये कंपनी का फाइनेंस में होता है। इसने इनवॉइस कब बनाई है, थर्सडे। कब, थर्सडे। सर थर्सडे के दिन 2020 खत्म हो चुका था और 2021 स्टार्ट हो चुका था। अब तुमने इनवॉइस बनाई और सिस्टम में पोस्ट की किस साल, जबकि माल बिका कब है, रिपीट करो, इन सब्सटेंस, हकीकत में माल 2020 में बेच दिया लीगली, जो इनवॉइस बनी वो 21 में बनी। जब जब सब्सटेंस में कुछ और होगा और लीगल फॉर्म में कुछ और होगा, तब तब द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एज पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस लीगल फॉर्म के ऊपर से छलांग मार के निकल जाएगा। बात समझ आ रही, सब्सटेंस, इसका मतलब है जब ट्रांजैक्शन एज पर सब्सटेंस कुछ और है और ट्रांजैक्शन एज पर लीगल फॉर्म कुछ और है, तो ट्रीटमेंट विल बी मेड और अकाउंटिंग विल बी डन एज पर सब्सटेंस, ताकि अकाउंट्स क्या दे सकें, अकाउंट्स क्या दे सकें। ये मैंने फेयर के अंदर दो बातों में से आपको एक बात समझा दी है। होल्ड, पॉज। अब नेक्स्ट में आए, कहीं इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, हर ट्रांजैक्शन पर एक जैसा हुस्ने सुलूक। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, शायद ये हर घर की कहानी हो। असलम के दो बेटे थे, हमेशा एग्जांपल देता हूं। असलम के दो बेटे थे, एक का नाम था अप्पू और एक का नाम था पप्पू। असलम के कितने बेटे, दो, एक का नाम था अप्पू, एक का नाम था पप्पू। अप्पू जाता है कराची ग्रामर और पप्पू जा रहा है नासरा पब्लिक स्कूल। अप्पू इज वेयरिंग लिवाइस, पप्पू इज गोइंग टू सोल्जर बाजार। अप्पू जा रहा है ड्राइवर के साथ, इसको लेने आ रही चिंची। अप्पू की पॉकेट मनी 10,000 रुपए, पप्पू कह रहा है बाबा 50 रुपए दे दो। मैंने पप्पू से कहा क्या तू असलम का बेटा नहीं है, कह रहा अब्बा तो यही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं इनके पीढ़ी का बेटा हूं। मैंने कहा पप्पू फिर ये क्या है, क्या सीन क्या है तेरे साथ, कह रहा बस मैं इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा किस चीज का, कह रहा बड़े होने का। मैंने कहा फिर क्या करेगा, कह रहे दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मेरे साथ घर में फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जब असलम ये कह रहा है अप्पू भी मेरा है, तो भाई हिम्मत करके बोलना कि पप्पू भी तेरा है। तू अप्पू तो बोल रहा है, पप्पू के मामले में कह रहा हाँ ये भी मेरा बेटा है। इसका मतलब है एक घर के अंदर फेयर व्यू नहीं, इसके साथ ज्यादा फेवर है और इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इसका मतलब है जिस तरह ये एग्जांपल है उसी तरह रिपीट करो, 12 महीने 365 दिन, हर ट्रांजैक्शन पर एक जैसा हुस्ने सुलूक किया जाना चाहिए। 100 एसेट्स हैं, आधे डेप्रिशिएट कर रहे हो, आधे नहीं कर रहे हो। 1000 ट्रांजैक्शन सेल्स की, 1000 ट्रांजैक्शन आधों पर IFRS 15 आधों पर नहीं कर रहे हो। कुछ एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हो, कुछ को नहीं कर रहे हो। कुछ प्रोविजंस एज पर IAS 37 बना रहे हो, कुछ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा जुल्म है। अगर हम तमाम ट्रांजैक्शंस पर एक जैसा हुस्ने सुलूक और ट्रीटमेंट एज पर IFRS नहीं करेंगे, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर व्यू नहीं दे रहे होंगे। अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो जुमला बन जाता है ट्रू एंड। एक ऑडिटर क्लाइंट पर जाकर जब ऑडिट करता है, जो वो करता है प्रोसीजर जो देखता है, सपोर्ट जो
मिला वो एविडेंस जो एंड में देंगे, ऑडिट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो दे रहे हैं वो ओपिनियन है जिसकी वर्डिंग कुछ यूं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, उर्दू तर्जुमा, हमने ऑडिट किया, हमने सपोर्ट देखी, हमें एविडेंस मिला और हम ये कह रहे हैं कि जो था जो है वही दिखा रहे हैं। हमने ऑडिट सैंपल बेस पे किया है, सैंपल बेस पे किया है, जो है वही दिखा रहे हैं। फेयर व्यू भी है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट भी है। जहां जहां सब्सटेंस कुछ और था, लीगल फॉर्म कुछ और था, वहां वहां ट्रांजैक्शंस हमने सब्सटेंस में होते हुए देखी और हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। कुछ समझ आया? बड़ा दम लगता है इन चीज़ों को समझाने में और आपके दिमाग में उतारने में। हजरत बुकलेट का पेज नंबर 26 पाएंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया हुआ ट्रू एंड फेयर व्यू। उससे पहले कि आप इसको पढ़ेंगे, डब्बा बना हुआ है क्लास एग्जाम्पल का, उसमें आप ये एग्जाम्पल अगर नोट कर लें कि माल ए जो है फैक्ट्री ए से डिस्पैच हुआ और वो दिसंबर 31 को फैक्ट्री बी पहुंच गया। जिस दिन माल रवाना हुआ साल था 2020, लेकिन जब इनवॉइस हुई, जब सेल्स इनवॉइस बनाई, क्या बनाई, जब क्या बनाई मेरे बच्चों, तो साल कौन सा था 2021 और दिन था थर्सडे का। अब अगर आप 21 में इनवॉइस बनाएंगे, इसका मतलब है कि 2021 की सेल्स आपने क्या कर दी और 2020 की आपने क्या कर दी, 20 सेल रिकॉर्ड कब होनी चाहिए 2020 में, क्योंकि सब्सटेंस में माल रवाना कब हो गया, बात समझ आई? एग्जैक्टली, जो रियलिटी में सब्सटेंस का मतलब है जो दिख रहा है, जो एक्चुअल में हुआ है, मतलब जो लीगली हुआ है। इनवॉइस कब बनी है सिस्टम में, लीगल इनवॉइस कब बनी है, जबकि एक्चुअल में रियलिटी में माल चला कब गया, रिस्क एंड अवार्ड ट्रांसफर कब कर दिए। बस इसका मतलब है एज पर सब्सटेंस 2020 में रिकॉर्डिंग होगी, ना कि 2021 में। हजरात जो पेज नंबर 27 पे क्लास एग्जाम्पल का बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप ये एग्जाम्पल नोट कर लें। ट्रू बताया, फेयर के अंदर दो बातें हैं, एक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म और एक में लिखा हुआ है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। डब्बे में चीजों को नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बात समझाने के बाद, ये बात समझने के बाद, ट्रू समझने के बाद, फेयर भी समझने के बाद बुकलेट पे आते हैं जी। सबसे पहले आप लिखें क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। लिखें जी, एग्जामिनर नॉर्मली क्या पूछ सकता है, लिखे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, explain the concept of true and fair view, explain the concept of true and fair view in the context of external audit। आसान सवाल है। explain the concept of true and fair view in the context of external audit, explain the concept of true and fair view in the context of external audit। एक सवाल हो गया। अगला सवाल देखो जरा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डाउनलोड कर रहा हूं अपने दिमाग के अंदर कि एग्जामिनर इस चीज को इस तरह नहीं तो इस तरह पूछ सकता है, ठीक है। अब लिखे सेकंड तरीकेकार। सवाल कुछ यूं शुरू होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, और सवाल शुरू होता है इन आवर ओपिनियन, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद लिखा हुआ है इन आवर ओपिनियन अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। In our opinion, accounts are giving a true and, in our opinion, accounts are giving a true and fair view. In our opinion, accounts are giving a true and fair view. Inverted commas close. Next line. Please elaborate. चेक कर रहे हैं सवाल पूछने का तरीकेकार। खतरनाक नहीं है, एग्जाम प्रेशर आएगा आपके ऊपर बस, और कुछ नहीं है। चीज वही है, बातें वही पूछ रहा है। पहले कान यूं पूछा और फिर कान को घुमा के पूछा है। तो जितने घूम घुमा के तरीके हैं वो सारे मैं क्लास में बताता जा रहा हूं ताकि मेंटली क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, इन आवर ओपिनियन अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, प्लीज इलेबोरेट। अब ये सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है 2 नंबर से लेकर 5 नंबर, 2 to 5 मार्क्स, 2 to, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करें जरा।
जी अब स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू जी। True and fair view. In the audit report, the auditor states whether, in his opinion, and to the best of his information, and according to the explanation given to him, the accounts give a true and fair view. The accounts are giving a true and fair view or not? या तो true and fair view देंगे या नहीं देंगे। या तो true and fair view देंगे या नहीं देंगे। सर अगर देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा? To be discussed in the topic of audit report जी। True. Information is factual. हाँ true का मतलब है information क्या है, Factual. factual है जी। And confirms to reality. Not false, जो सच है वो बता रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे, झूठ बात नहीं कर रहे, हम वो बात नहीं कर रहे जो इन दोनों ने हमारे साथ आज क्लास में खुलेआम की है। आगे And is free from error. In addition, the information confirms to required standards and laws, IFRS and IS and Companies Act 2017, the accounts have been correctly expected from the books and records. जो जीएल में है वो बता रहे हैं, जो ट्रायल में है वो बता रहे हैं, जो एसेट दिखा रहे हैं अकाउंट्स के अंदर वही अमाउंट जीएल में आ रहा है, वही ट्रायल में है, उसी की इनवॉइस है, वही सपोर्टिंग कागजात हैं, कोई झूठ बात नहीं कर रहे, जो है वो है जी। And have proper supporting documents. जी This implies सपोर्टिंग कागज, मैंने ये एयर कंडीशन लिया, मैंने ये कैमरा लिया, मेरे पास अपना दिया हुआ परचेज ऑर्डर भी है, उसकी दी हुई इनवॉइस भी है, जब माल फैक्ट्री में आया उसकी जीआरएन भी है, ये सारे क्या हैं हमारे पास। इस परचेज को करने में, रिपीट करो, इस परचेज को करने में जितने कागजात बने दे आर ऑल कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जी। अब पढ़ें आगे। This implies that the financial statements are based upon facts and realities. They are not false और erroneous, ठीक है जी, erroneous जिस तरह भी चाहें, फेयर ईरानी नहीं भाई, ठीक है, फेयर fair. The information is free from discrimination. इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम, ये एक ही घर में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी। And bias. Bracket open. There should not be separate accounting treatments for the same transaction and events. Bracket close. And the financial statements should reflect the commercial substance of companies' underlying transactions. For example, treatment of finance lease and गाड़ी किसकी है एक्चुअल में, बैंक की है, लेकिन रियलिटी में गाड़ी किसके पास है, मेरे पास है। गाड़ी की मेजर लेथ किसके पास है, मेरे पास है। गाड़ी के रिस्क के नोट किसके पास है, मेरे पास है। लेकिन लीगली गाड़ी किसकी है, लेकिन हम ट्रीटमेंट में, हम अपने पास जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हम एसिड अपना दिखा रहे हैं, एसिड हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड एज पर सब्सटेंस, एज पर सब्सटेंस। दोबारा पढ़ो जरा, द अकाउंट्स फेयर के अंदर सेकंड पैराग्राफ, the financial statements should reflect the commercial substance of the company's underlying transactions. For example, treatment of finance lease as per IFRS 16. जो पहले क्या था IAS 17 एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू एज पर IFRS 15। को समझ आया? Yes. एक बार खुद से दोबारा पढ़ने, शाबाश जी हजरत, वेलकम बैक। आगे चलते हैं और बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम जरा ये देखते हैं कि एग्जामिनर ने रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू को एग्जामिन कैसे किया है। तो जो मैंने आपको पास्ट पेपर्स के हैंडआउट शुरू में दिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, उसका पहला सवाल निकाले मार्च 17 का जी। स्टार्ट पढ़े जरा। Question number 6, part B. क्वेश्चन नंबर 6, ब्रावो जी। Discuss the concepts of stewardship and accountability in the context of limited company एंड fair presentation. एंड फेयर प्रेजेंटेशन, बोले तो ट्रू एंड Fair. फेयर व्यू। एग्जामिनर ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नहीं पूछा मेरे बच्चों, एग्जामिनर ने यहाँ 2 कॉन्सेप्ट पूछे हैं। एक उसने पूछा है स्टेवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, एक उसने पूछा है स्टेवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, और एक उसने पूछा है ट्रू एंड फेयर व्यू। हम ट्रू एंड फेयर व्यू कवर कर चुके हैं, स्टेवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी डिस्कस करना अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त हजरात। अब मैं आपको जो वर्ड आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो आज मैं डिस्कस करूंगा पार्शली, फिर मैं फ्यूचर लेक्चर में जाकर उसको कंप्लीट करूंगा। एंड द वर्ड इज इंटरनल कंट्रोल। जरा निकालें अपनी बुकलेट में, कहां दिया हुआ है, शाबाश निकालें, पेज नंबर देखें 28 पे दिया हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कहें इंटरनल कंट्रोल। यार ये वर्ड हमारे कैफ 8 के लिए मैंने लेक्चर 1 में भी कहा था, 2 में भी जिक्र किया था,
मैं फिर कह रहा हूं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी सोच है। जब मैंने इतनी बार कहा है तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बताता हूँ कि सर आपने इसको इतना इम्पोर्टेंट का दर्जा क्यों दे दिया भाई। एक तो ये लॉजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ घंटों के बाद जाकर इंटरनल कंट्रोल का जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक बड़े अहम टॉपिक में जाकर मर्ज हो जाएगा, और वो हमारे सिलेबस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। नाम है उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब पूरी बात सुनिएगा जरा। बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर एंड यू बीइंग प्रोफेशनल, आपको ये पता हो कि कौन सा टॉपिक कहां जाकर मर्ज हो रहा है और किसके साथ जाके लिंक हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत आराम से लिखूंगा और अच्छा लिखूंगा ताकि आराम से नोट कर ले आप। सर आप हमें टीओसी की जो बेसिक्स है वो कहां पढ़ाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा वीक लेक्चर होगा उसमें जब बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे तो मैं टीओसी की बेसिक आपको दूंगा आइजा 500 के अंदर, जहां मैं आपको बताऊंगा, आप रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता क्या है, करते क्यों हैं। फिर जब आगे चलेंगे तो फिर ये टीओसी एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर पढ़ाऊंगे आप। इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 5 क्लासें चाहिए होती हैं, और अगर हर क्लास एवरी 2 घंटे की पकड़ लूं मैं तो 10 घंटे हो गए। आप ये समझेंगे ये 10 से 12 घंटे का टॉपिक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे सवाल थ्योरेटिकल भी बनता है, सिनेरियो बेस्ड भी बनता है, थ्योरेटिकल भी बनता है, सिनेरियो बेस्ड भी बनता है। अगर इस पर प्रैक्टिकल सवाल आ गया, और इस पर अगर प्रैक्टिकल सवाल आएगा तो ये सवाल ACCA F8 के पैटर्न पर आएगा, जहां मैं F8 की क्लास के अंदर टीओसी पढ़ाते हुए मैं क्लास के अंदर कम से कम 10 से 12 सवाल करवाता हूं। वही सवाल अब आईकैब में आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अगर ये टीओसी का टॉपिक जो कि 10 से 12 घंटे होगा, अगर इस पे सवाल बन गया सिनेरियो बेस्ड, तो वो सवाल जो है 5 नंबर से लेके और ये 15 नंबर तक का एग्जामिन हो सकता है। और जब जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो लॉजिकली हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे, इंटरनल कंट्रोल। आप समझ आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे जाके इंटरनल कंट्रोल को एज अ सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल बजाते खुद क्या है, जहां मैं अभी नहीं बता रहा, सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन ये मैं भरूंगा आगे जाके, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं। डेफिनेशन, इसके एडवांटेज, इसके लिमिटेशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे इसके, और आगे जाके बताऊंगा इसके 5 कंपोनेंट्स है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं यूज कर रहा हूं रेड पेन ताकि तुम अलग से विजिबल हो कि मेरे जज्बात क्या हैं। ये मौजू अलग है, वो मौजू अलग है। ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है भाई, और 5 में इस काबिल कर रहा हूं कि आप सवाल को देख के पिक करेगा, ये और ये। सवाल बन गया, डिफाइन इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये सवाल इस साइड से बन रहा है, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो उस तरफ है, ये इस तरफ है। सवाल बन गया, डिफाइन इंटरनल कंट्रोल एंड लिस्ट 5 कंपोनेंट्स, या सवाल बन जाए लिस्ट एंड एक्सप्लेन 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सवाल बन गया 10 नंबर का। ये एक अलग मौजू है और ये इससे जुड़ा एक अलग मौजू है। ये सवाल अलग बन जाएगा, वो सवाल अलग बन जाएगा। आज अगले 10 मिनट लेक्चर नंबर 5 के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये इंटरनल कंट्रोल किस चिड़िया का नाम है, ये होता क्या है। इसका मतलब है जब आज ये समझ जाओगे तो ये दोनों को पढ़ना आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है। अगर इसको नोट कर लें, स्केच को थोड़ा बहुत, ये कहीं इनफॉर्मली ड्रॉ कर लें अपने पास, ठीक है जी। और ये सिर्फ एरो डाल के छोड़ दें। जो बच्चे ऑनलाइन आप बात पिक कर रहे हैं, जो LMS पे देखेंगे, अभी सिर्फ एक इनफॉर्मल स्केच है, ये और ये टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। क्लियर है मेरे बच्चों?
जी हजरत, आपने स्केच ड्रॉ कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कहीं इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम, निजाम, तरीक़ेकार। अब मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा इनफॉर्मल। हम रात को अपने घरों का ताला लगाते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं वो ग्रिल खींच देते हैं, जो मकान में रहते हैं वो ताला मार देते हैं। हम गाड़ी को भी रात को चोर लॉक लगा के सो रहे होते हैं, ठीक है जी। हमारे जो कीमती एसेट्स हैं वो लॉकर में कहीं मौजूद होते हैं, हमारे घरों में ग्रिल लगी हुई है। हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो हम एक मैग्नेटिक वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं, चाबियां एक तरफ रखते हैं, वो एक मैग्नेटिक मॉन्ड लगा रहा होता है कि भाई कोई वेपन शेपन तो नहीं है। जहाज में जाने तक आप मुख्तलिफ तरह से चेकिंग से गुजर रहे होते हैं। आप होटल में जा रहे हैं, मैरियट जा रहे हैं, पीसी जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं आप, गाड़ी की डिग्गी चेक हो रही है, बोनट देख रहा है, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर वो एक तरफ आपका वॉलेट और किचन रख रहे हैं आप, फिर आप कैमरों की लाइट के अंदर जा रहे हैं। ये सब क्या है? आप बोलेंगे यार क्या कैमरे लगाए हुए हैं, ये क्या मैं चाबियां रखूं, ये क्या मोबाइल निकलवा रहे हो, ये क्या तरीका है, कौन है भाई, क्या है ये? एक आवाज आएगी, ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं। भाई मैं जहाज में जा रहा हूं, मेरा टिकट है, भाई मैं जहाज में जा रहा हूं, डायरेक्ट अंदर पहुंच गए, जूते पड़ेंगे आपको। बोलेंगे भाई बैग रखें, बेल्ट उतारे, पता नहीं क्या अल्लाह माफ करे क्या नहीं उतरवा रहे आजकल वो। आपने फिर आवाज लगाई, भाई ये क्या चल रहा है? एक आवाज है कोने में से, चुपचाप आगे बढ़िए, इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अगर आज मैं इंटरनल कंट्रोल उठा दूं तो चोरी चकारी, दहशतगर्दी, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ एरर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमारे अतराफ में देखें कंट्रोल्स ही कंट्रोल्स हैं। आप कैंपस में आ रहे हैं, बाहर गार्ड जैसा भी बेचारा गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है जी। गुर्बत भी एक बीमारी है, कभी बात करेंगे तफसील से, बड़ा इमोशनल टॉपिक है। और ये बात मैं नॉर्मली करता हूँ आयज़ा 240 के अंदर बहरल, कि ये करप्शन क्यों होती है, ये फ्रॉड क्यों होता है, और ये गन पॉइंट पर मोबाइल क्यों चोरी होता है, इसकी बात करेंगे आयज़ा 240 के अंदर। आप कैंपस में आए, बाहर गार्ड बैठा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल। केएनएस के अंदर 38 कैमरे लगे हुए हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल। फिर हम कहते हैं जी जो बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप इंस्टीट्यूट का कार्ड कैरी करें, इंटरनल कंट्रोल। फिर आप क्लास में आते हैं, बाहर अटेंडेंस लगती है, ये एक और क्या है, इंटरनल कंट्रोल। आप सराउंडेड हैं बाय इंटरनल कंट्रोल्स। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कंपनी के अंदर, और हम जब कंपनी के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां हर डिपार्टमेंट के अपने कंट्रोल्स, हर शहर के अपने कंट्रोल्स, मल्टीनेशनल के और सीडिया कंपनी के अपने अलग अलग कंट्रोल्स। कहो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। एक कंपनी के अंदर 15 डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कंट्रोल्स। क्योंकि अगर ये कंट्रोल्स एसओपी नहीं होंगे डिपार्टमेंट्स में, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ एरर, कैश के चोरी होने का, 2 नंबरी होने का, ट्रांजैक्शंस में हेरा फेरी का रिस्क मैं वो समझाऊंगा जो आप खुद लॉजिकली खुद समझेंगे, हाँ ये सही कह रहा है, ऐसा ही तो होता है। तुम्हारे अतराफ में कंट्रोल्स हैं। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दाखिल होता हूं। मैकडोनल्ड्स कुछ कराची में आउटलेट 24 घंटे खुले हुए हैं, 24 आवर्स में। खास तौर पे आपका एयरपोर्ट का पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामने उतरते ही मैकडोनल्ड, जाते हुए मैकडोनल्ड, सेहत का पैगाम मैकडोनल्ड, सुबह मैकडोनल्ड, शाम मैकडोनल्ड, चलते फिरते इंसान खुद मैकडोनल्ड है जी। वो 24 घंटे दुकान खुली हुई है, सॉरी मैकडोनल्ड्स, जहां आपको मिल रहा है जबरदस्त फ्रेश बन कबाब, सॉरी बर्गर। क्या मिल रहा है? बर्गर। मुंह टेढ़ा करे कहो बर्गर, ऐसे बन कबाब होता है, ये बर्गर होता है। जो आउटलेट 24 घंटे चल रहा है, बंदे थोड़ी ना 24 घंटे जागेंगे, वो तो नींद में पागल होकर फौत हो जाएंगे। 12-12 घंटे की शिफ्ट है। जो बंदा सुबह 8 से लेके 12 घंटे की शिफ्ट पूरी कर रहा है, जब वो जा रहा है, ये जा रही हैं और आप 12 घंटे की शिफ्ट में आ रही हैं, तो जब ये ताली मार के आपको छोड़ के जाएंगी तो आप उसी पॉइंट पर कैश को रिकंसाइल इनसे करवाएंगी कि जब तक मैं थी इतनी सेल हुई है, 4.5 लाख की सेल हुई है, ये 4.5 लाख रुपए मैं तेरे हवाले करके जा रही हूं। फिर तुमने सेल शुरू की, तुमने 5 लाख की सेल कर दी, 4.5 लाख पहले के और अब के 5 लाख। अब तुम जा रही हो और तुम आ रही हो, अब तुम इसको गिनती कराओगी कि देख तेरे जाने के बाद ये सेल हुई है और ये सेल सिस्टम में आ रही है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में, और ये उसका कैश है। अब आप रिकंसाइल करा के फिर आप आएंगे और आप चली जाएंगी। ये जो टाइमली बेस पर, डेली बेस पर कैश रिकंसाइल हो रहा है, ये उस ब्रांच के अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं। जितने कराची में रेस्टोरेंट से मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कितने कंट्रोल हमारे अतराफ है। ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप मुझसे कहें सर आप इस पे ना पूरे दिन का वर्कशॉप ले लें
तो कसम खुदा की मैं पूरा दिन बोलता रहूंगा, एग्जाम्पल खत्म नहीं होगी। कोलाची, जे डॉट, खाड़ी, मैकडोनल्ड्स, तुम्हारा रहमत शीरीन, तारिक बुक स्टॉल, बारबेक्यू टुनाइट, KFC, जितने तुम्हारे कैश के ब्रांड्स हैं, हफ्ते के दिन रात के 2-2, 3 तक खुले होते हैं। जवाब तो हाँ है ना? कैश आ रहा होगा, जवाब तो हाँ है ना? इसका मतलब है वो कैश किसी महफूज मुकाम पे जा रहा होगा, किसी बंद कमरे में, किसी लॉकर में, किसी वॉल्ट में जा रहा होगा, फिर सुबह कोई आके उसको गिनता होगा, फिर अगर तो सुबह इतवार का दिन नहीं है तो वो अगले दिन सेम डे, अगले दिन बैंक में जमा हो जाता होगा। क्योंकि अगर आपने बैंक में जमा नहीं कराया और अगर आपने कैश कंपनी में रखा तो रिस्क ऑफ थेफ्ट बढ़ जाएगा। अगर एक कंपनी में आज अभी सपोज करें 5 बजे हैं और बैंक 6 तक खुला है, तो जितना कैश सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक आ चुका है वो उसी दिन बैंक में जमा करा देना चाहिए। इसका मतलब है, इसका जुमला कैश इज बैंक्ड ऑन डेली बेसिस। अगर ऐसा नहीं हुआ, जितनी देर ये कैश कंपनी में रहेगा, रिस्क ऑफ थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के होने का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर बैंक में रखवा देता तो उतने दिन का, इतने घंटों का सूद मिल जाता, वो एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो एक अलग चीज है। इसका मतलब है, रिपीट करो, कैश को टाइमली बेस पर बैंक में जमा करना, बैंक में जमा करना इज एन इंटरनल कंट्रोल। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, चेक्स आ रहे हैं, चेक्स जा रहे हैं, टाइमली बेस पे बैंक रिकंसिलेशन बननी चाहिए। अगर बैंक रिकॉन टाइमली बेस पे नहीं बनी, चोरी करने वाला, 2 नंबरी करने वाला, वो 2 नंबरी करता रहेगा। बैंक रिकॉर्ड का बनना, ऑथराइज पर्सन का साइन करना इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, माल फैक्ट्री में आ रहा है, माल फैक्ट्री में आ रहा है, गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं। जब माल, गुड्स, इन्वेंट्री, एसेट्स, फिक्स एसेट्स कंपनी में आएंगे, एक कागज बनेगा, नाम है उसका GRN। जब माल फैक्ट्री से बाहर जाएगा फिर एक कागज बनेगा, GDN, GRN, GDN, सेल्स इनवॉइस, परचेज ऑर्डर। कागजात का बनना, कागजात का बनना इज एन एग्जांपल ऑफ वी आर सराउंडेड बाय डॉक्यूमेंट्स। आप ICAP में अपनी इनरोलमेंट करते हैं, आपको एडमिट कार्ड आता है, फिर रिजल्ट आता है, आप KNS में आके एडमिशन फॉर्म भरते हैं, जिस भी इदारे का पार्ट बन रहे हैं एडमिशन फॉर्म भरते हैं। क्या ऐसा है? हाँ या ना? तो एडमिशन फॉर्म का भरना इज व्हाट? जवाब दे, एडमिशन फॉर्म का भरना इज व्हाट? आप गए मीजान बैंक, मुंह उठा के आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मीजान बैंक, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जवाद बशीर और मैं जी CA कर रहा हूँ, KNS से पढ़ा हूँ, मेरा अकाउंट खोल दे। चमाट पड़ेगा, वो बोलेगा भाई आप कौन है, क्या सीन है, तो शक्ल से आप चोर दिख रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ये हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, 2 रेफरेंस लाएं, कहाँ जॉब करते हैं, ये पैसा कहाँ से आएगा, क्या सैलरीड है, क्या बिजनेस है, बिजनेस है तो ये कागज दें, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो पे स्लिप दें। आपने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, अल्लाह हाफिज अंकल, कच्ची हो गई तेरी। ये बैंक में अकाउंट खुलवाने के उनके अपने शशके हैं, ये उनके क्या है, मतलब हर अहला महिला मुंह उठा के आ जाए अकाउंट खुलवाने हैं। कल को डकैत भी आ जाएंगे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अगवा का बिजनेस है, अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है, ये 20 लाख रुपए रख लें, बाकी कल आएंगे इंशाल्लाह। बैंक है भाई, वो बैंक है, वो मजाक नहीं हो रहा है। मुझे गाड़ी लीज पे निकलवानी है, जितने मेरे ताल्लुकात हो, जितनी मेरी इनकम हो, बैंक बोलेगा भाई ये कागज है, ये फलां डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दें, NIC दें, पे स्लिप दें, यहाँ साइन करें, फिर ये अप्रूवल में जाएगा, फिर बताएंगे कि आपको गाड़ी लीज पर देंगे नहीं देंगे। मैंने कहा यार ये क्या शश्क है, अब तू अपने भाई को नहीं जानता? बोलेगा भाई होगा अपनी जगह, ये हमारे बैंक के क्या है, फिर कर रहे हो। yes, इतनी एग्जाम्पल है, तुम्हारी सोच है। जब एम्प्लॉय सुबह कंपनी में आते हैं, जब मैं सीमेंस पाकिस्तान में था तो मेरे पास एक कार्ड था, दिखाऊंगा आपको, TUC में पे रोल साइकिल पढ़ाते हुए मेरे पास एक कार्ड था। सीमेंस पाकिस्तान में मल्टीनेशनल, जगह जगह लगी हुई मशीन, सपोज करें मशीन लगी हुई है। अब मैं गाड़ी आ रहा हूँ, गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं उतरा भागता हुआ आया क्योंकि मुझे 9 बजे टाइमिंग करना है। अब मैंने वो स्लो मोशन दिखा रहा हूँ, मैंने जेब से कार्ड निकाला और मैंने मशीन में कार्ड को स्वैप किया। अगर ये मशीन कुछ इस तरह की है, यहाँ पर कार्ड स्वैप करने की जगह है, मैंने यूं करके जब कार्ड स्वैप किया तो आ गया M साजिद कपाडिया, मैनेजर, पे रोल नंबर, टाइम हुआ है 9:02।
मजीद बात बाद में करूंगा, लेट हुआ नहीं हुआ, सैलरी कटी नहीं कटी बाद में बात करूंगा, दुखी बातें बाद में करूंगा, ठीक है। शाम 6 बज गए, मैं फिर गाड़ी रोक के खड़ा हो गया, मैं फिर कार्ड स्वैप कर रहा हूं। सुबह हुआ टाइम इन, और शाम में हुआ टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट। ये टाइम इन और टाइम आउट की बेस पर आपकी बनेगी मंथली सैलरी। यार क्या मुसीबत है, आज मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया, सुबह आंख नहीं खुली, मादत अंडे उबलने में देर हो गई, वो घर में पत्ती नहीं थी, वो फलाना हो गया, अलार्म नहीं बजा। कंपनी बोलेगा सानू की, कंपनी बोलेगी सानू की, मतलब तेरे मसले सुनने बैठा ना मैं इधर। टाइम मशीन पर जो कार्ड में टाइम नोट हुआ है उसके मुताबिक क्या मिलेगी आपको। यार क्या मुसीबत है यार, ये इतना ईमानदार हो, आवाज आई, ओ भाई ओ, ये हमारे क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। सर हमारा एक सवाल है आपसे, पूछो पूछना। सर वो सब तो ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। होल्ड पॉज। ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। गुड, अच्छा पिक कर लिया। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि रिपीट, हमारे लिए एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल का समझना, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए जरा अगर आप बुकलेट के पेज नंबर 28 में आएंगे तो मैं आपको उसकी 8-9 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे ताकि आपके पास रिवाइज करने के लिए एग्जाम्पल्स मौजूद हों। फिर मैं आपको 1 मिनट दूंगा, जो अब तक समझ आया वो आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखें जाबश। और मैं बड़ा सियाना हूं, पूछे क्यों, पूछे मैं सियाना क्यों। मैं आपको जो 10 एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं, कौन सी जो लिखवा रहा हूं, ये 10 एग्जाम्पल्स वो हैं जो आगे जाके दोबारा कहां रिपीट होंगी, ताकि थोड़ी सी टॉपिक से दोस्ती यारी हो जाए और बात बन जाए। लिखो पहला एग्जाम्पल, ठीक है, बाद में सुनते हैं आपकी आवाज। गुड्स आर इंस्पेक्टेड, इंटरनल कंट्रोल की एग्जाम्पल नंबर 1 आप लिख रहे हैं जी। गुड्स आर इंस्पेक्टेड ऑन अराइवल इन द फैक्ट्री। जब माल फैक्ट्री में आता है उसकी इंस्पेक्शन होती है। Goods are inspected on arrival in the factory. Goods are inspected on arrival in the factory. Number 2, purchases are made only from authorized vendor. Point number 2, purchases are made only from authorized vendors. ख़वातीन आप ठीक हैं, आप खुश हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। आप भी खुश हैं भाई, आप खुश भी हैं और थोड़े से टुन भी हैं। परचेजेज आर मेड ओनली फ्रॉम ऑथराइज्ड वेंडर, बोले तो सप्लायर, सप्लायर बोले तो वेंडर। कुर्सी बनाने वाले ये लेदर ए कंपनी से लेते हैं, तो ये ए कंपनी उनका कौन हो गया, सप्लायर। होंडा वाले टायर ले रहे हैं फ्रॉम जनरल टायर्स, तो जनरल टायर आपके कौन हो गए, सप्लायर्स। परचेजेज आर मेड ओनली फ्रॉम ऑथराइज्ड वेंडर्स या सप्लायर्स। नंबर 3, sales invoices must be approved. Sales invoices must be approved by a responsible official. Sales invoices must be approved. Sales invoices must be approved by a responsible official. Sales invoices must be approved by a responsible official. Next, cash must be timely banked. Cash must be timely banked. अगर तुम timely बैंक में जमा नहीं कराओगे तो क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ थेफ्ट, कैश की हेरा फेरी का रिस्क क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगी फिर हेरा फेरी। Cash must be timely banked when received. Cash must be timely banked when received. आगे लिख लो, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ थेफ्ट, लिख लो आगे ताकि अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ थेफ्ट, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ थेफ्ट, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ थेफ्ट। कितने एग्जांपल हो गए, एक और लिख लो।
There must be timely reconciliation. There must be timely reconciliation. There must be timely reconciliation between physical cash. There must be timely reconciliation between physical cash. There must be timely reconciliation between physical cash and cash as per GL. GL में आ रहा है 4 लाख, फिजिकल 3 लाख पड़े, लाख रुपए कहाँ चले गए? तो टाइमली बेस पे क्या करना पड़ेगा? रिकंसाइल, इस चीज को इससे कंपेयर या रिकंसाइल करना पड़ेगा. रिपीट. There must be timely reconciliation between physical cash and cash as per journal ledger. अगला पॉइंट यही है, सिर्फ कैश की जगह कर दे इन्वेंट्री. There must be timely reconciliation between inventory as per physical, या यूं कर सकते हैं, there must be timely reconciliation between physical stock and inventory stock as per GL. ये काम रोजाना इम्तियाज स्टोर में हो रहा है, ये काम रोजाना चेज में हो रहा है, ये काम रोजाना जे डॉट में हो रहा है. जहां जहां आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वहां वहां वो जीएल की इन्वेंट्री को फिजिकल से रिकंसाइल करेंगे. अगर वो नहीं करेंगे तो स्टॉक आउट भी हो जाएगा. जो इन्वेंट्री एक्सपायर्ड है वो पड़ी रहेगी, शेल्फ में पड़ी रहेगी, और चोरी करने वाला चोरी करता रहेगा, क्योंकि कोई रिकंसाइल करके पकड़ने वाला, पूछने वाला नहीं है. पिक कर रहे हो? Yes, sir. ये सारी बातें तफसील में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप. आखिरी पॉइंट क्या था? रिपीट करो. There must be timely reconciliation between physical stock and stock as per journal. कितने पॉइंट हो गए? 6. 8 लिखवाता हूँ फिलहाल. लिखो 7वां. When goods are received in the factory, when goods are received in the factory, a document is made by the name of GRN. When goods are received in the factory, when goods are received in the factory, a document is made by the name of GRN. Goods received note. GRN, G, N for nose. When goods are received in the factory, a document is made by the name of GRN. Goods received note. Similarly, 8वां पॉइंट और आज का आखिरी पॉइंट लिखें. When goods are dispatched from the factory. अब माल फैक्ट्री से कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है. माल फैक्ट्री से बाहर जा रहा है. When goods are dispatched from the factory, a document is made by the name of GDN. Goods dispatch note. जी सुन रहे हैं? फरजाद, जिब्रान, अहमद, वनीजा, बासित, जो लोग ऑनलाइन है हमारे दोस्त. When goods are dispatched from the factory, when goods are dispatched from the factory, a document is made by the name of GDN. Goods dispatch note. Goods dispatch note. पहले बना था GRN और अब बना GDN. ठीक है जरा. इसके टोटल में आपको 10-12 पॉइंट्स लिखवाऊंगा. फिलहाल मैंने आज के लेक्चर के लिए कितने लिखवा दिए आपको? 8 लिखवा दिए. इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां मैं थोड़ा सा 15-10 मिनट इंटरनल कंट्रोल पर लगाऊंगा. और फिर अब मजे की बात सुन ले, जो अगला लेक्चर है वो बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट की रीडिंग करवाऊंगा. क्या करवाऊंगा? ऑडिट रिपोर्ट की रीडिंग कराऊंगा. और मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके अंदर हमने एक बात पहले कवर की थी, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस. याद आ रहा है? एब्सोल्यूट, रीजनेबल, एब्सोल्यूट हम नहीं दे सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट. तो अश्योरेंस एंगेजमेंट एज अ सेपरेट टॉपिक और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा. नेक्स्ट लेक्चर आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और कोशिश करें कि उस लेक्चर से पहले अब तक जो कुछ हमने कवर किया है, जो बेसिक हमने कवर किया है, उसको अच्छे से कवर कर लें. एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. थैंक यू वेरी मच.